हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जीएसटी की कंप्लीट अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस टैली के अंदर। और हम लोगों ने इसकी जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर हमने 3 स्टेप यहाँ पर देखा। सबसे पहले हमने एक कंपनी क्रिएट किया, अरिहंत इंडस्ट्रीज सुखेर। उसके बाद हमने उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल आईडी पासवर्ड सेट कर दिया, यानी एडमिन आईडी और पासवर्ड सेट किया। और उसके बाद हमने उसमें जीएसटी स्टैट्यूटरी फीचर्स में जाके हमने जो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर है उसमें जीएसटी को एक्टिवेट किया और जीएसटी नंबर डाला, राइट। तो ये एक रेगुलर टैक्स पेयर की अकाउंटिंग है और इसमें सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स, वो सारे ट्रांजेक्शन्स में जीएसटी के सारे कंसेप्ट्स इंक्लूडेड है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी क्लास नंबर 2 की। तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जिसमें सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन्स करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम डेबिट क्रेडिट मोड में भी कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले मैं कंपनी को ओपन कर देता हूँ। आईडी एंड पासवर्ड जो हमने दिया था वो हम लोग यहाँ पर डाल के हमने कंपनी को गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। अब देखिए इसमें जो आप लोगों के पास प्रोजेक्ट है, मैंने ये प्रोजेक्ट ग्रुप में भी शेयर किया है। मैंने आपको कल भी क्लास में बोला था कि इसकी आप प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि जब आप मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर जब आप ये जूम से क्लास अटेंड कर रहे होंगे तब आप उस पीडीएफ को रीड नहीं कर पाएंगे साथ साथ में। इस वजह से आपको उसको हार्ड कॉपी करवा दीजिए उसकी, और ताकि जैसे जैसे मैं जो जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर चढ़ा रहा हूँ तो आपको वो ट्रांजेक्शन वहाँ पर प्रोजेक्ट में भी देखना है कि कौन सी चीज आप कैसे उसको डील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चौथा जो हमारा यहाँ पर स्टेप है वो है कुछ ट्रांजेक्शन्स करने हैं हमें 1 जुलाई के, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 के अगर हमें ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो आपको याद हो तो जीएसटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी 1 जुलाई 2017 में है, यानी जुलाई 2017 में ही जीएसटी आपका इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। और ये सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो हमें ये जैसे कि बोल रहा है कि यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर दीज ट्रांजेक्शंस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टैली में जो सिंगल एंट्री मोड होता है, यानी वहां पर डेबिट क्रेडिट या 2 बाई नहीं आता है, उसकी जगह सिंगल एंट्री मोड आता है। यानी आप अगर ऐसी एंट्रीज करेंगे तो उसका एक पार्ट ऑटोमेटिकली आपको पहले दे दिया होता है, यानी अकाउंट में स्टार्टिंग में एक पार्ट दे दिया होता है, सेकंड पार्ट ही आपको वहां पर डालना होता है। तो सिंगल एंट्री मोड जो होता है वो 3 वाउचर्स पर अवेलेबल होता है। पेमेंट वाउचर्स F5 शॉर्टकट की होती है उसकी, रिसिप्ट वाउचर F6 शॉर्टकट की होती है उसकी, और कॉन्ट्रा वाउचर F4 शॉर्टकट की होती है उसकी। तो पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में जितने भी आप एंट्रीज डालते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप चाहें तो सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग ये एंट्रीज। देखिए गेटवे ऑफ टैली पर आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। जैसे आप इस पर एंटर प्रेस करते हैं तो आपको पेमेंट वाउचर ही खुलता है, और आपके सामने देखिए ये जो आपके सामने अकाउंट लिखा हुआ है ये सिंगल एंट्री मोड ही है। ये कहाँ से आता है? अगर आपकी टैली में ये ऑप्शन, जैसे आप डेबिट क्रेडिट आ रहा है और सिंगल एंट्री मोड नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, यहीं से पेमेंट वाउचर से डायरेक्ट F12 करना है। और F12 में देखिए एक ऑप्शन होता है सेकंड नंबर का, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स। तो सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर को आप जैसे यस करेंगे तो आपको यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में ये पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा आ जाएगा। सी देखिए F4 ये कॉन्ट्रा हो गया, F5 ये पेमेंट हो गया, एंड F6 ये रिसिप्ट वाउचर हो गया, राइट। सो ये तीनों वाउचर्स में ही आपको पेमेंट रिसिप्ट सॉरी सिंगल एंट्री मोड में होगा। अगर आप F7 करोगे तो आपको ये सिंगल एंट्री में नहीं होगा। यहाँ देखिए आपको 2 बाई नजर आ रहा है, तो 2 बाई की जगह अगर आपको डेबिट क्रेडिट चाहिए तो आप F12 करें। और एक फोर्थ नंबर देखिए आपको यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई, इसे आपको यस करना है। इसको यस करेंगे तो आपको यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नजर आएगा इस तरह से। तो सिर्फ पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में ही आपको सिंगल एंट्री मोड नजर आता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पहला जो इसमें ट्रांजेक्शन है वो है इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल वर्थ ₹1,20,000 बाय द ऑनर। ऑनर ने बिजनेस के अंदर 1,20,000 रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, यानी लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया। देखिए यहाँ पर कहीं ये नहीं बता रखा है कि ये पैसा जो है वो जो बिजनेस में आया है तो ये कहाँ आपने कौन से बैंक वगैरह में डाला है। आजकल जैसे
बड़े अमाउंट के कैश ट्रांजेक्शन जनरली होते नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ हमें नहीं दे रखा, हमें अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो उसका जो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कैश ही माना जाएगा। तो ऐसे केस में 1,20,000 रुपए कैपिटल अगर बिजनेस में लगाई है तो किस में लगाई होगी, कैश में लगाई होगी। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। अब ये जो एंट्री है इसमें बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो ये एंट्री आपकी रिसिप्ट वाउचर में होगी, तो F6 आपको प्रेस करना। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना कि आपको जुलाई लेना, 1 जुलाई का ट्रांजेक्शन, तो F2 प्रेस करिए डेट चेंज करने के लिए, और आपको 1 जुलाई में ये सारे ट्रांजेक्शन डालने हैं। अब देखिए रिसिप्ट वाउचर में अब हमें यहाँ ऐसे नहीं पता पड़ेगा कि भाई हमें अकाउंट में क्या डालना है, ठीक है, कि डेबिट वाला पार्ट आएगा या क्रेडिट वाला पार्ट आएगा। तो देखिए पेमेंट और रिसिप्ट में तो बड़ा सिंपल है कि ऊपर जैसे अकाउंट, ये रिसिप्ट वाले में अकाउंट में कैश ले लेना, तो यहाँ पर या तो कैश आता है या अगर बैंक में रिसिप्ट हुई तो बैंक आ जाएगा। तो यहाँ तो बहुत ही क्लियर है कि आपको डेबिट पार्ट आएगा रिसिप्ट वाउचर में, राइट। डेबिट पार्ट आपका अकाउंट्स में आएगा और नीचे पर्टिकुलर में आपको क्रेडिट वाला साइड डालना है। तो क्रेडिट वाला साइड कौन सा हो गया, कैपिटल अकाउंट। सो अल्टर सी करिए अगर बना हुआ नहीं है तो। देखिए कोई भी लेजर अगर आप, ये तो बिल्कुल न्यू कंपनी बनाई है हमने फ्रेश, इसमें कोई लेजर्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो अगर कोई भी लेजर्स हमें क्रिएट करना है तो ऑल्ट प्लस सी ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, अगर हमें लेजर्स या कोई मास्टर्स क्रिएट करना है तो ऑल्ट प्लस सी से हम लोग मास्टर्स या लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। एंट्री करते वक्त ही ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो ऑल्ट सी करिए, कैपिटल का एक लेजर क्रिएट करते हैं, लेजर यानी अकाउंट, ठीक है, जो हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जिसे अकाउंट बोलते हैं, टैली ने उसको क्या नाम दिया, लेजर नाम दिया, ठीक है। तो कैपिटल का लेजर बना देते हैं। अब देखिए जब भी कोई लेजर बनाते हैं तो उसका जो ग्रुप है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको ये टैली को तो बताना पड़ेगा ना कि जो आप लेजर बना रहे हो उसका ग्रुप क्या है, यानी उसका नेचर क्या है, तो उसे कहते हैं ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप टैली में ऑलरेडी बने हुए होते हैं, 28 ग्रुप्स ऑलरेडी टैली में बने हुए होते हैं, लेजर सिर्फ 2 ही बने हुए होते हैं, कैश और पी&एल। तो जरूरत पड़ने पर आप और लेजर बना सकते हैं, और ग्रुप स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। और ग्रुपिंग गलत नहीं करना होता है, कि ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना। ग्रुप में गलत डाला तो सारा का सारा रिपोर्ट्स में सारी चीजें गलत साइड में आ जाएगी। तो कैपिटल का ग्रुप कैपिटल होगा और आप इसे सेव कर दीजिए। इसमें देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड। ये ऑप्शन सिर्फ सेल और परचेज के लेजर्स में ही यस होते हैं, बाकी सारों में नो रखना है ये ऑप्शन। तो कैपिटल का ग्रुप कैपिटल हो जाएगा और आप इसे सेव कर दीजिए कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। अब कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, 1,20,000 का, तो 1,20,000 आप यहाँ पर फिगर डाल दीजिए और आप इसे सेव कर दीजिए। सो द एंट्री विल बी व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए 1,20,000 टू कैपिटल, देखिए ऑटोमेटिक ये डेबिट फिगर्स यहाँ पर दिख रहा है और ये क्रेडिट फिगर दिख रहा है। सो अकाउंट आपको ध्यान देना है, रिसिप्ट साइड में जो अकाउंट में आता है वो डेबिट पार्ट आता है, और जो पर्टिकुलर साइड में आता है वो क्रेडिट पार्ट आता है, ठीक है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। और ये सेव। अब देखिए क्या हुआ आगे, सेकंड वाली एंट्री में देखिए अपन, ओपन द बैंक अकाउंट इन ए सीबीआई बैंक सेक्टर 4 ब्रांच बाय डिपॉजिटिंग 45,000। तो आपने एक बैंक अकाउंट खोला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेक्टर 4 ब्रांच में, और उसमें आपने 45,000 रुपीज डिपॉजिट करा। तो इट मीन्स व्हाट, कि आपने यहाँ पर जो ये 1,20,000 रुपए कैश आया था बिजनेस में कैपिटल के रूप में, इसमें से 45,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, फॉर्म में ये एंट्री होती है आपकी, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर्स कहते हैं इसको, और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन F4 करेंगे आप इस। अब देखिए इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये एंट्री भी आपकी 1 जुलाई को हो रही है, तो इसमें जो एंट्री अगर अपन बात करें एंट्री क्या होगी, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आपको कौन सा अकाउंट लेना है, देखिए आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे मैं यहाँ क्रेडिट साइड डाल रहा हूँ, 1,20,000 है, ठीक है, और यहाँ मैं अल्टर सी करता हूँ और सीबीआई बैंक डाल देते हैं। दिस इज बैंक अकाउंट, एक नया लेजर बना रहा हूँ मैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट, और ब्रांच नेम में हम यहाँ डाल देते हैं सेक्टर 4 ब्रांच उदयपुर, ठीक है, और आप इसे सेव कर दीजिए। और 45,000 डिपॉजिट करा रहे, 45,000 आप डालिए। देखिए अब क्या हो रहा है, ये देखिए टेक्निकली एंट्री गलत हो रही है, क्योंकि
आप देखिए इसमें मैंने क्या किया, कैश अकाउंट ऊपर डाला। कैश हमारा बिजनेस में आया था 1,20,000 से। अब मैं 45,000 जैसे ही मैंने यहाँ पर्टिकुलर में बैंक लिया और डाला, तो देखिए इसने बैंक को नेगेटिव कर दिया। रेड कलर में अगर अभी कभी भी कैश या बैंक अकाउंट नजर आता है तो वो नेगेटिव फिगर है। तो नेगेटिव कहाँ, यहाँ तो पैसा जमा हुआ था, डेबिट होना चाहिए था। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर भी आपकी डेबिट साइड पहले आएगी, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का खाता आपको ऊपर लेना है और कैश अकाउंट यहाँ पर नीचे लेना है, और 45,000 रुपीज जैसे डालोगे। अब देखिए ये सही करेक्ट हो गई एंट्री। तो 45,000 से आपका डेबिट अमाउंट दिख रहा है बैंक में, और यहाँ देखिए 1,20,000 में से 45,000 माइनस हो गए, ठीक है, और 75,000 रुपए आपके कैश के रह गए। सो द एंट्री विल बी व्हाट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर में भी डेबिट साइड आपको पहले डालनी। देखिए रिसिप्ट साइड में भी आपने डेबिट साइड पहले डाली, कॉन्ट्रा में भी आपको डेबिट साइड पहले डालना है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा कंफ्यूजन पैदा कर देती है, क्योंकि कॉन्ट्रा जो एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री में बेसिकली क्या होता है कि आपका कैश और बैंक आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी आता है, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है। तो ऐसे केस में कई बार हम लोग रिवर्स एंट्रीज कर लेते हैं, गलती से गलत एंट्री डाल देते हैं। तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना है कि सिंगल साइडेड मोड में, अगर आप सिंगल मोड में एंट्री कर रहे हैं, सिंगल एंट्री मोड में, तो आपको कॉन्ट्रा और रिसिप्ट में जो अकाउंट वाली साइड है वो डेबिट साइड है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको इस तरह से उसके जो करंट बैलेंसेस हैं उससे भी आप ये चीजें कैलकुलेट करके देख लें कि आप टेक्निकली रॉन्ग एंट्री तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं पड़ेगा आपने एंट्री गलत कर दिया और आपका डिफरेंस खड़ा हो गया, और आप उसको जज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आपने कोई ट्रांजेक्शन गलत डाल दिया तो आप उसको प्रैक्टिस, जब आप ये आपको बाद में पकड़ में आएगा, और जब आएगा तब आएगा, तो उस केस में आपको एकदम सावधानी से सारे के सारे वाउचर्स में आपको ये जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको चढ़ाना होता है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी होती। जैसे 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 एक्सपीरियंस बनता जाता है वैसे वैसे स्पीड बनती जाती है, और आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता जाता है। सो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 45,000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए कैश जमा कराया तो डिनोमिनेशन भी पूछता है कि भैया कितने कितने के नोट थे, तो अभी अपन इस पर कुछ भी नहीं डालते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं। कंट्रोल ए सबसे बढ़िया शॉर्टकट की होता है, कोई भी स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। स्किप यानी वो उस स्टेप को स्किप करके सेव करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको आगे बढ़ जाइए और सेव कर दीजिए। कॉन्ट्रा के बाद नंबर आता है आपका, देखिए थर्ड नंबर की जो एंट्री करते हैं अपन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 रुपीज आपने पे किए हैं कैश में, और आगे ये बता रहे हैं कि दिस एंट्री रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ओपन देयर एंड डू एक्सक्लूड ड्यू टू नॉट क्रॉसिंग डेली लिमिट ऑफ रिवर्स चार्ज दैट इज 5,000। देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। ये इन्होंने बताया है कि आपका कोई मार्केटिंग वाला या आप बिजनेस के सिलसिले में कहीं गए और आपका 200 रुपए का कोई कन्वेंस एक्सपेंसेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका हुआ है, खर्चा है, राइट। खर्चा यानी एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस के ऊपर अब आपको हमेशा ध्यान देना, जब आप कोई एक्सपेंसेस या इनकम का लेजर बनाएंगे तो जीएसटी का सीन आ जाएगा वहां पर कि जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। ओके, तो जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जैसे मान लो जो कन्वेंस एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में ये जो खर्चा है आपका, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल बेसिकली नहीं है। तो अब मैं जैसे ये एंट्री करूंगा पेमेंट में F5, अकाउंट में मैंने कैश में किया तो यहाँ कैश आ जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जो एंट्री होगी वो क्या होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट वाली साइड में कैश आ रहा है, इट मींस पहले क्रेडिट साइड आ रही है। तो अकाउंट वाली देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सिंगल एंट्री मोड में जो आप एंट्री कर सकते हो वो 3 वाउचर में कर सकते हो, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा। पेमेंट में अकाउंट वाली साइड क्रेडिट साइड होती है, जबकि रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में अकाउंट वाली साइड डेबिट साइड होती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसके अलावा पर्टिकुलर में आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बना देंगे Alt+C, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल में भी अपन यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हैं कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल, जिन खर्चों पर होगा उन पर हम एप्लीकेबल करेंगे, जिन खर्चों पर नहीं होता, जीएसटी नहीं लगता, तो उनको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। और इस
इससे भी ड्यूटीज इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशंस, तो इसे भी नॉट एप्लीकेबल करते हैं और आपसे सेव कर देते हैं। तो 200 रुपए का आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चढ़ा रहे हैं, खर्चा है, राइट, सेव कर देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इनका ये कहना है, असाइनमेंट में ये लाइन दे रखी है इस एंट्री के साथ कि ये एंट्री जैसे ही आप करोगे, ये एंट्री आपकी जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट करेगी। जीएसटीआर 2 क्या माजरा है देखते हैं, हम गेटवे ऑफ टैली पे आगे बाहर देखिए, जीएसटी के जो रिटर्न्स होते हैं, तो वो जो बेसिकली यहाँ पर रेगुलर टैक्स पेयर की मैं बात करूं तो आपको डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और जीएसटी यानी डीओजी प्रेस करना है। तो आपको यहाँ 3 तरह के रिटर्न्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B। ये जो जीएसटीआर 3B होता है, ये मंथली रिटर्न होता है, हर महीने जाता है, और इसमें आपको प्रोविजनल बेसिस पर आईटीसी क्लेम करना होता है और अपनी जो लाइबिलिटी होती है पूरे महीने भर की, वो सेल्फ कैलकुलेट करके डिक्लेयर करनी पड़ती है। और अगर कोई आपकी टैक्स कोई लाइबिलिटी बनती है तो आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो जीएसटीआर 3B एक प्रकार से हर महीने भरा जाता है, और जीएसटीआर 2 जो है ये एक ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट है। जो भी परचेज की एंट्रीज होती है, चाहे आप कोई खर्चे की एंट्री कर रहे हो, कोई गुड्स परचेज की एंट्री कर रहे हो, या कोई कैपिटल गुड्स आप ऐसे खरीदने की एंट्री कर रहे हो, देयर आर थ्री बेसिक कंटेंट्स जिनके ऊपर आपका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। पहला होता है इनपुट्स यानी गुड्स जिसका आप बिजनेस करते हैं। दूसरा होता है कैपिटल गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स यानी जो फिक्स्ड एसेट्स आप बिजनेस में लेके आते हैं, उसके ऊपर भी आपको आईटीसी मिलता है। और तीसरा होता है सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज, यानी जो एक्सपेंसेस हम हमारे बिजनेस में करते हैं और जो सर्विसेज हम लोग लेते हैं उस पर भी हमें आईटीसी मिलता है अगर हमने कोई टैक्स पे किया है। तो जो जीएसटीआर 2 है उसके अंदर ऑटोमेटिक आपके द्वारा जो भी ये तीनों चीजों की खरीदने की एंट्री, चाहे खर्चा करने की एंट्री हुई, चाहे आपका कैपिटल गुड्स खरीदने की एंट्री हुआ, या चाहे आपने गुड्स खरीदा, उसका एंट्री आपको यहाँ नजर आता है। अब देखिए जीएसटीआर 2 में जब आप जाओगे तो इसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि अब तक आपने टोटल मिलाकर 3 एंट्री किया है। 3 में से एक एंट्री आपने देखिए कॉन्ट्रा की, एक रिसिप्ट की और एक पेमेंट की। और पेमेंट में भी जो एंट्री की जो खर्चा है हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो उस पे अपन ने जीएसटी नॉट एप्लीकेबल किया, राइट। अब जीएसटी नॉट एप्लीकेबल किया तो देखिए तीनों एंट्री में जीएसटी का कोई लेना देना ही नहीं था। तो ऐसे केस में ये बता तो रहा है यहाँ पर जीएसटीआर 2 में, अगर आप जुलाई का जीएसटीआर 2 देखोगे तो ये बता रहा है कि आपने अब तक जो वाउचर एंट्रियां की है वो 3 की है, लेकिन तीनों की तीनों वाउचर एंट्रीज आप देख सकते हैं नॉट रिलीवेंट फॉर रिटर्न्स, यानी इस रिटर्न से संबंधित नहीं है, यानी ऐसी कोई एंट्री नहीं है जो इस रिटर्न से संबंधित हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो खर्चे की भी एक एंट्री की है तो उस खर्चे पे जब जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है तो फिर वो इस रिटर्न पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर किसी खर्चे पर जीएसटी एप्लीकेबल होता, जैसे मान लो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इस पे जीएसटी आप एक्टिवेट कराते हैं और जीएसटी की रेट्स वगैरह डाल देते हैं माना, तो ऐसे केस में क्या होता कि ये एंट्री लेकिन आप वहां पर उस एंट्री में जीएसटी कहीं दिखाते नहीं, तो ये एंट्री इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में आ जाती है, यहाँ आ जाती है। ध्यान देना कि आपने जो ये एंट्री किया है इनकम्प्लीट है, यानी आपने उसमें जीएसटी या तो जोड़ा नहीं है, ऐड नहीं किया है, या आपने पार्टी वहां पर कोई नहीं बताया जो जीएसटी आपसे ले। तो ऐसे केस में फिर आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में अगर कोई एंट्री आती है, जो कि आगे आएगी मैं आपको बताऊंगा, तो वहां से आपको इसे क्या करना पड़ता है, उसको स्किप करना पड़ता है, मतलब आपको हटानी पड़ती है यहाँ से। क्योंकि अगर यहाँ कोई एंट्री आ गई, यहाँ वही एंट्री आएगी जिसका इस पर्टिकुलर रिटर्न से संबंध है, और अगर कोई एंट्री इनकम्प्लीट में आ रही है तो यहाँ से जब ये पूरा का पूरा डेटा आप एक फाइल बनाओगे, जेसन फाइल, ध्यान देना, यहाँ से एक फाइल क्रिएट होती है, उसे कहते हैं जेसन फाइल। तो वो जेसन फाइल में वो एंट्री आपकी जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो एंट्री है वो जेसन फाइल में आपकी नहीं एक्सपोर्ट होती है और जेसन फाइल में वो इंक्लूड नहीं होती। तो उससे वो जो एंट्रीज जेसन में नहीं आई है, वो आगे जाके आप जब उस जेसन फाइल को अपलोड करते हैं जीएसटी पोर्टल पर, जब आप ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग में जाके अपलोड करते हो उस फाइल को, तो उसमें वो सारे ट्रांजेक्शन नहीं आते जो इनकम्प्लीट होते हैं। तो इस वजह से आप कभी भी ध्यान दीजिए जब आप टैली या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जो ऑटोमेटिक जो आपके रिटर्न्स प्रिपेयर होते हैं, तो उन रिटर्न के अंदर कोई भी
ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट में नहीं रहना चाहिए। आप जाके देखो, वो खुद ही बता देगा सॉफ्टवेयर कि क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने नहीं डाली हुई है। तो आपको या तो वो इंफॉर्मेशन डाल दीजिए या फिर उस इनकम्प्लीट में से उस चीज को हटा दीजिए, क्योंकि आप जब वो चीज हटाएंगे तभी जाकर वो आपकी जेसन में एंट्री, अगर आप उस इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर देते हैं तो वो इंक्लूड हो जाएगी आपकी रिटर्न में, और कंप्लीट नहीं करते हैं और आप हटाते हैं तो वो नॉट इंक्लूड में चली जाएगी। ऐसे में आप आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट में कोई ट्रांजेक्शन रखना नहीं है। तो फिलहाल में नहीं आया है, लेकिन आगे जैसे अभी अपन ट्रांजेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन का जीएसटी के रिपोर्ट्स पे कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा वो बताऊंगा। ओके। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। रिवर्स चार्ज एक ऐसा कंसेप्ट होता है जीएसटी के अंदर, आरसीएम कहते हैं उसको, जिसमें रेसिपिएंट यानी खरीदार को टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में दो तरह के सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, जिसमें नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, जिसे गवर्नमेंट ने अभी डेफर्ड कर रखा है, हटा रखा है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 जो होता है, वो अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज या कैपिटल गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज देना पड़ता है। इनिशियल लेवल पर जब जीएसटी आया था तब जुलाई अगस्त में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल था, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। तो उस केस में दिल्ली की एक लिमिट दे रखी थी 5000, यानी आप ऐसे कोई ट्रांजेक्शन या ऐसी कोई इनवर्ड सप्लाई परचेजेस जो कि आप अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेते हैं तो आपको डेली का 5000 का लिमिट था। 5000 तक आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप 5000 को क्रॉस कर दें तो फिर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे में जैसे ये 200 रुपए की एंट्री है, अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लो एक जीएसटी एप्लीकेबल वाला खर्चा होता, तो ये 200 रुपए की एंट्री पर भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, और ये इनकम्प्लीट में यहाँ पर आ जाती है एंट्री, तो आपको फिर यहाँ से उसे हटानी पड़ती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 200 पे तो कोई आपको वहां पर डेली लिमिट तो क्रॉस हो नहीं रही है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में इनकम्प्लीट में जाके इस एंट्री को आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ता कि नहीं, मैंने जो ये वाउचर एंटर किया है ये वैलिड है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, वाउचर एक्सेप्टेड एज वैलिड, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट में से हट जाता है। तो ये रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो था वो जुलाई और अगस्त 2017 के लिए एप्लीकेबल था। डेली लिमिट था उसमें 5000 का। अब 5000 तक की इनवर्ड सप्लाई ऐसे सप्लायर से ले सकते थे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन उसके बाद उस सेक्शन को गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया और अब तक वो लागू नहीं हो पाया। ठीक है, तो अभी कोई ऐसा सेक्शन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है जहां पर आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई चीज लेते हैं और आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सब सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 आज भी एप्लीकेबल है। नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज लगता है और वो आपको आज भी देना पड़ता है। राइट, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये 3 तरह के ट्रांजेक्शन हमें डालने थे सिंगल मोड में, कि सिंगल एंट्री मोड में आप किस तरह से इन ट्रांजेक्शंस को चढ़ाएंगे। तो ये तीनों ट्रांजेक्शंस मैंने डाले आपको। जीएसटी में आपको ध्यान देना, गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको जीएसटी के रिटर्न्स ओपन करने हैं तो बहुत सिंपल स्टेप है। जीएसटीआर 1 अगर आपको ओपन करना है तो DOG 1 प्रेस कर लीजिए, जीएसटीआर 2 ओपन करना है तो DOG 2 प्रेस कर लीजिए, और जीएसटीआर 3 भी ओपन करना है तो DOG 3 प्रेस कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक ही आप सारे के सारे रिटर्न एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी आप सेल्स की एंट्रीज पास करेंगे वो सारे इम्पैक्ट जो है वो जीएसटीआर 1 में और 3B में जाएंगे, और जितनी भी आप परचेज की एंट्रीज पास करेंगे या जो खर्चे की एंट्री पास करेंगे वो सारे इम्पैक्ट आपके जीएसटीआर 2 में और 3B में जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो 1 बाय 1 हम आगे अभी पढ़ेंगे, अभी तो कोई ट्रांजेक्शन जीएसटी के आए नहीं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टेप नंबर 5 है उसमें भी कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने बोल रखा है कि ये ट्रांजेक्शन 2 जुलाई में करने हैं आपको, और ये सारे ट्रांजेक्शन आपको डेबिट क्रेडिट मोड में करने हैं। तो देखिए, डेबिट क्रेडिट मोड में करने का मतलब है सिंगल एंट्री मोड हटाओ। तो आप अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइए और आप यहाँ से F12 में जाइए, और यहाँ से आप यूज सिंगल एंट्री मोड को अब नो कर दीजिए, यानी आपको अब डेबिट क्रेडिट मोड में ये सारे एंट्रीज करना। देखिए, पेमेंट में भी डेबिट आ गया। ठीक है, तो पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा में डेबिट क्रेडिट मोड आपका आ जाएगा जब आप F12 में जाकर डेबिट क्रेडिट मोड को एक्टिवेट करा देते हैं। सबसे पहला है कि 2 जुलाई को ये एंट्री करना है, तो आप यहाँ पर डेट F2 करके चेंज कर दिए और 2 जुलाई ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड टू मिस्टर राहुल 12,000 बाय इशूइंग चेक। तो देखिए, राहुल नाम का कोई आपका एम्प्लॉय है जिसको आपने 12,000 की सैलरी दिया है और एक चेक दिया है वहां पर। ठीक है, अब देखिए ये
हालांकि अगर अपन बात करें तो जो हमने आपको पता हो तो ये जो अरिहंत इंडस्ट्री 1 जून से ही चालू हो गई थी, ठीक है। तो जून महीना तो निकल गया, आप ट्रांजेक्शन सारे के सारे जुलाई के कर रहे हैं, तो जून महीने की सैलरी हो गई है 12,000 रुपए, जो आपने यहाँ पर चेक से पेमेंट किया है, चेक नंबर भी दे रखा है। तो ये एंट्री पेमेंट में होगी, ओके। और सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट करना है तो ऑल्ट प्लस सी सैलरी बनाना पड़ेगा। देखिए, जब भी आपको खर्चे का अकाउंट बनाओगे, सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। देखिए, सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता है, तो इसे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। तो जहां आपने जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दिया, वो जीएसटीआर 1 या 2 में आएगी नहीं एंट्री, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल और सेव कर देते 12,000 और क्रेडिट करना है यहाँ पर। और क्रेडिट में हमारा जो बैंक है सेंट्रल बैंक 12,000 और चेक नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 214081, ठीक है। ये हमारा चेक नंबर हो गया 2 जुलाई का और हमने ये पेमेंट किया है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं नरेशन में पेड टू मिस्टर राहुल। नरेशन कई बार आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपको ये बता देता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो उस ट्रांजेक्शन में जो स्पेसिफिकेशन है कि जैसे किसको दिया ये पेमेंट, किसको सैलरी दिया, तो सारा आप नरेशन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, डेबिट क्रेडिट मोड में कर रहे हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये एंट्री आपकी जीएसटीआर 2 में इम्पैक्ट नहीं करेगी। एक्सपेंसेस हालांकि सैलरी जीएसटीआर 2 में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि सैलरी को हमने क्या कर दिया है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ DOG2, ये जीएसटीआर 2 को ओपन किया, तो देखिए यहाँ पर ये एंट्री सारी की सारी जो अब तक मैंने 4 एंट्री की नॉट रिलीवेंट फॉर रिटर्न्स में आ गई। तो चारों एंट्रियों का इस रिटर्न से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगर संबंध होता तो ये या तो इंक्लूडेड में आती या नॉट इनकम्प्लीटेड में आती, राइट। तो इनकम्प्लीट में तब आती जब कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी है, और इंक्लूडेड में तब आती जब ये पूरी तरह से ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट करते हो और ट्रांजेक्शन यहाँ पर जीएसटीआर 2 पे इम्पैक्ट डालता, तो ये इंक्लूडेड में आती। ओके, चलिए। तो सैलरी हमने दिया है और चेक इशू किया है, तो हमने ये पेमेंट में एंट्री कर दिया। एक एंट्री और आगे दे रखा है कि कमीशन रिसीव हुआ है 5,000 कैश में। देखिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमीशन रिसीव हुआ है, तो अब देखिए ये एंट्री यूं देखे तो कमीशन जीएसटी अट्रैक्ट करता है, बट हम यहाँ पर हमें कोई जीएसटी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे अल्टर सी कमीशन रिसीव, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम है ये आपकी, और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करा देते हैं, राइट, और सेव कर देते हैं। सो कमीशन रिसीव आपका इनडायरेक्ट इनकम, जीएसटी आपका नॉट एप्लीकेबल करा दिया, 5,000 आप क्रेडिट कर दीजिए इसको, और डेबिट में आप कैश कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। और कुछ भी नहीं बता रखा है, तो देखिए मैंने अब देखिए अगर मैं इसमें कमीशन रिसीव पे जीएसटी एक्टिवेट करा था तो ये एंट्री मेरी जीएसटीआर 1 पे जाती, ठीक है। लेकिन अभी मैंने नहीं कराया तो मैं इसको सेव कर दूं। अब आप अगर इसको बाहर निकल कर देखोगे DOG1 जीएसटीआर 1, तो आपको 5 एंट्री आपने अब तक की, पांचों नॉट रिलीवेंट फॉर रिटर्न, यानी इसका इस रिटर्न से भी कोई एंट्री का अभी तक कोई संबंध नहीं है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इनकम के जो लेजर्स होंगे वो अगर जीएसटी एप्लीकेबल कराते हो तो जीएसटीआर 1 में आएंगे, और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कराओगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। और एक्सपेंसेस के जो लेजर है और असेट्स के जो लेजर है, अगर उनमें जीएसटी यस करते हो तो वो परचेज में, यानी आप जीएसटीआर 2 में जाओगे, देखोगे वो इम्पैक्ट डालेंगे, और नॉट एप्लीकेबल कराओगे तो वो जीएसटीआर 2 में इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, राइट। सो दिस इज द जीएसटीआर 1 एंड 2। अब तक मैं हर एंट्री के बाद आपको सीन बता रहा हूँ कि ये एंट्रीज क्या जीएसटी के रिटर्न्स पे इम्पैक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लेजर्स बनाए और जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उनका कहीं कोई जीएसटी से संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अभी जैसे टोटल मिलाकर 5 ट्रांजेक्शन चढ़ाए हैं आज, 3 सिंगल एंट्री मोड में और 2 मैंने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मोड में। और मेरी अगर मैं बैलेंस शीट देखूं, पीएनएल देखूं, तो वो 100% यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी ये सारी चीजें। देखिए आपकी बैलेंस शीट, अब देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस इधर आ रहा है इस बैलेंस शीट में, तो ये लॉस है एक्चुअल में, तो हम चाहते हैं कि इधर ही दिखे, तो F12 करते हैं। और एक सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस बोथ एज लायबिलिटी, इसे यस कर देते हैं। तो वो भले ही लॉस होगा तो भी इधर ही दिखेगा, प्रॉफिट होगा तो भी इधर ही दिखेगा, लॉस होगा तो माइनस में दिखेगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस में दिखेगा। तो ये आपका अब तक का जैसे बैलेंस शीट है, पीएनएल में जाओगे आप तो पीएनएल में भी आपको सारी चीजें नजर आएगी। नेट लॉस आ रहा है आपको 7,200 का, कमीशन रिसीव हुआ और बाकी की आपके 2 एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ पर
क्लियरली देख सकते हैं कि जो एंट्रीज हैं वो आपकी अकाउंटिंग को इम्पैक्ट कर रही है। जितनी मैंने 5 एंट्री अभी तक चढ़ाई है वो मेरी अकाउंटिंग को इम्पैक्ट कर रही है। मेरा लॉस आ गया कैलकुलेट होकर, मेरी बैलेंस शीट में सारे के सारे स्टॉक आइटम, मेरी बैलेंस शीट में सारी चीजें आ गई है, मेरे पास इतना कैश पड़ा है, इतना बैंक बैलेंस पड़ा है, इतनी मेरी कैपिटल लगी हुई है, इतना मेरा लॉस आया है। तो एक्चुअल में जो इसका इम्पैक्ट है इन ट्रांजेक्शन का वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे पड़ रहा है, लेकिन वो आपके जीएसटी की रिपोर्ट्स पर या जीएसटी के रिटर्न्स में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजेक्शन का कहीं जीएसटी से कोई अभी तक लिंक नहीं था। ठीक है, तो ये 5 ट्रांजेक्शन आपको चढ़ाने हैं। मैंने पॉइंट नंबर 5 की 2 एंट्री कर ली है, तीसरी एंट्री हम लोग कल करेंगे 3rd नंबर की क्लास में। तो आज के लिए इतना काफी है, मैं यहाँ शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। और आप लोग चाहें तो हर दिन के बाद की ये बैलेंस शीट की स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं कि आज 2nd क्लास के बाद आपका बैलेंस शीट का टोटल इतना आया, लॉस आपको इतना आ रहा है, तो ये और कैश इतना है, बैंक बैलेंस इतना है। तो ये आपको क्रॉस टैली करने में आसानी रहेगा कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको मेरे साथ चलने में आसानी रहेगा कि जो मेरा बैलेंसेस आ रहा है वो का वही बैलेंसेस आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई टेक्निकल एरर कर दिया है, तो उसको भी हमें रेक्टिफाई करना सीखना पड़ेगा कि अगर कोई गलती हो जाती है हमसे अकाउंटिंग के दौरान तो हम उसको किस तरह से सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये बहुत ही जो चीज है वो आपको सीखने वाली है, और आप नोट डाउन करके चलोगे तो आपको भी मजा भी आएगा कि आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप क्रॉस टैली कर पाओगे, हाँ ये आंसर मेरा आ गया, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहता है, राइट। सो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग और आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर कुछ पूछना है अभी आज की क्लास के रिगार्डिंग, मैंने 5 ट्रांजेक्शन चढ़ाए हैं, उसमें मैंने जो भी वाउचर्स वगैरह बनाने थे वो बनाए, तो अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? सर रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 सेक्शन होते हैं। 9 सब सेक्शन 3 में तो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज रिवर्स चार्ज है। ठीक है, नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी लिस्ट है आज दिन की कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज रिवर्स चार्ज होते हैं, राइट। और तो वो तो अगर आप खरीदोगे तो आप ही को दे सकते हैं सामने से चल के, लेकिन जो अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 कि आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज कर रहे हो तो फिर आपको उसको रिवर्स चार्ज देना पड़ता है, लेकिन वो सेक्शन अभी डेफर्ड है, यानी वो अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको उससे कोई रिवर्स चार्ज देना पड़ता नहीं है आज की तारीख में। ये इनिशियल लेवल पर जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया था तब 2 महीने स्टार्टिंग में रहा था ये सेक्शन, तब डेली का 5000 का लिमिट दिया था गवर्नमेंट ने, और 5000 से ज्यादा की अगर आप ऐसी अनरजिस्टर्ड इनवर्ट सप्लाई लेते थे तो फिर आपको उन पूरी सप्लाई पर रिवर्स चार्ज देना पड़ता है। तो डेली लिमिट था 5000। राइट नाउ देयर इज नो एनी लिमिट फॉर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन, क्योंकि उसे डिफर्ड कर रखा है, अभी एप्लीकेबल नहीं है वो सेक्शन। आज इवनिंग की जो क्लास होगी तो जो फर्स्ट क्लास होगी जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करेंगे हम लोग लाइव प्रैक्टिकल, तो वो क्लास आज की आप जरूर अटेंड करें सारे लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।